ये है आपका ऑफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं इसको, ऑफबाउ सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। हाँ, ऑफबाउ प्रिंसिपल या क्या है ये, ठीक है। ये बताने की कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में अपने ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये बात समझने वाली बात है। जरा आपने अभी जब ये देखा था KLMN, अब यही इसको बात समझने की कोशिश कीजिएगा। KLMN, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। L में कितने होते हैं? 8। M में 18, N में 32। ये समझा था। अगर इस KLMN को हम चेक करने की कोशिश करते हैं, कैसे दिखाई देंगे? नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पहली K, L, M और N। यानी पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, न्यूनतम 1, 8, 18, 32, ठीक है। अब पहली कक्षा में कितने उप कक्षा होती है? 1, ओनली S। दूसरे में कितनी होती है? S और P। तीसरे में SPD, ठीक है। चौथे में SPDF, ठीक। और आपसे एक बात बताई थी कि यानी ये आप इसे बांट सकते हो इसमें फर्दर। कितना? S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। S में तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। और P में कितने हो सकते हैं? 6, यहाँ भी 6। और D में कितने हो सकते हैं? 10, तो यहाँ वाले भी 10, ठीक है। और F में कितने हो सकते हैं? 14। इन सबको जोड़ो कितना निकल के आएगा? 32। इन सबको जोड़ो कितना आएगा? 18। इन सबको जोड़ो कितना आएगा? 8। इनको जोड़ो कितना आएगा? 2। तो इस तरीके से 2, 8, 18, 32 फर्दर, मतलब आगे चल के भी उससे विभाजित रहते हैं। यानी किसमें कितने इलेक्ट्रॉन कब पाए जाएंगे वो बताता है ये ऑफबाउ सिद्धांत, ठीक है। ऑफबाउ सिद्धांत के आधार पे जब हमने टेबल बनाई है, इस टेबल से क्या समझ में आता है कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 1s। अब 1s का मतलब क्या है? 1 मतलब पहली कक्षा, मतलब पहली कक्षा के s में मौजूद है इलेक्ट्रॉन। 1s में प्रवेश करता है। 1s के बाद कहाँ जाता है? दूसरी कक्षा के s में जाता है। और दूसरी कक्षा के s के बाद कहाँ जाता है? दूसरे के p में, तीसरे के s में, फिर तीसरे के p में, फिर चौथे के s में, फिर तीसरे के d में। अब समझने वाली बात क्या है? देखो बहुत ध्यान समझना। मान लेते हैं ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इसमें जो पहली कक्षा है ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो अगर इसका s होगा तो इसको आप 1s कहोगे ना, पहली का s। अगर इसका s है तो इसको आप 2s कहोगे, इसका s है तो इसको 3s कहोगे, और इसका s है तो 4s कहोगे। लेकिन इसके पास क्या है? 2s के साथ 2p भी है, और इसके साथ 3p भी है, और इसके साथ 4p भी है, और इसके पास 3p के साथ 3d भी है, और इसके पास 4d भी है, और 4f है। ये बात समझ रही है? अब ध्यान समझने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले K में भरता है, फिर L में जाता है, फिर M में जाता है, फिर N में जाता है। यही हमने पढ़ा। समझने वाला चीज क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन 3p में होता है ना, 3p से इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में चला जाता है, 3d में नहीं जाता। ये सोचने वाली बात समझने, क्योंकि देखो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है, समझ लो। देखो ध्यान से कह रहा हूं, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी। अब नियम ये कहता है कि पहली भर जाए तो दूसरी में जाए, दूसरी भर जाए तो तीसरी में जाए, तीसरा भर जाए तो चौथे में जाए। लेकिन तीसरा पूरा भरा ही नहीं होता कि चौथे में चला जाता है, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3p के बाद कहाँ जाएगा? 4s में, और 4s क्या है? चौथी कक्षा का पार्ट है। चौथी कक्षा के बाद फिर तीसरी कक्षा में गया, 3d। यानी पहले 3 से चौथे में गया, चौथे से फिर तीसरे में गया। ये लाइन समझ पाए? यानी यहाँ पे जो लिखा है पहली कक्षा में गया, ये बात समझ आ रही है। 1 में गया, ठीक है। 1 से 2 में गया, ठीक है। 2 से 2 के हायर में गया, ठीक है। फिर 3 में गया, फिर 3 से ऊपर गया, लेकिन 3 के बाद कहाँ चला गया? चौथे में। और चौथे से वापस किस में आया? 3d में। तो इसका क्या मतलब है? ये ऊर्जा के क्रम में लिखा गया है, और ये स्थान का क्रम है। ये बात समझने वाली बात है। अगर आप ऊर्जा का क्रम देखेंगे तो क्या आता है? पहले 1s से बड़ी ऊर्जा किसकी है? 2s से बड़ी ऊर्जा किसकी है? 2p से बड़ी ऊर्जा किसकी है? 3s से बड़ी 3p, 3p से बड़ी 4s से बड़ी 3d। यही समझने वाली चीज है कि 4s की ऊर्जा 3d से कम है, 4s की ऊर्जा 3d से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3p के बाद सीधा 4s में चला गया, 3d में नहीं गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट अब एनसीईआरटी में पता है क्या? एक बहुत बड़ा लफड़ा है। एनसीईआरटी वाले जानबूझ के गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? वो 4s को 3d के बाद में लिखते हैं।
अभी दिखाता हूँ, आप एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ क्यों। अगर उस हिसाब से चलोगे तो हमेशा गड़बड़ आएगी तुम्हारे साथ, ठीक है। देखो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, मैं मान लेता हूं मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं कितने 27, मुझे 27 इलेक्ट्रॉन भरने 27। अब 27 भरूंगा तो 1 में पहले क्या भरूंगा, s में कितने भरूंगा 2, तो 1s कितना हो जाएगा 2, फिर 2s में भरेंगे कितना हो जाएगा 2, 2s2, 2p में कितना भर सकते हो 6, उसके बाद 3s में कितना भर सकते हो 2, फिर 3p में कितना भर सकते हो 6, अरे भाई p में 6 भर सकते हो ना, 4s में कितना भर सकते हो 2, s में 2 भर सकते हो ना, s में 2, p में 6, d में 10, हाँ s में 2 भरा, s में 2 भरा, p में 6 भरा, s में 2 भरा, p में 6 भरा, s में 2 भरा। अब किसकी बारी आ गई 3d की बारी आ गई। अब कितने भर चुके हो 27 में से 2, 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 7 ही बचे है ना, 7 कहां भर दोगे यहाँ, ठीक है समझ पाए। अगर मान लो अब एनसीईआरटी में कैसा लिखा है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, ये मैं बता रहा हूं कि आप इस तरह करें, ठीक है। और एनसीईआरटी वाले ऐसे करके बैठे हुए हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। सोचो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, आखिर मेरे इसमें फर्क क्या है, ठीक है। देखो ध्यान समझना, उन्होंने क्या काम किया है, जिसकी पोजीशन मतलब एटम में जैसी रियल पोजीशन होती है उसके आधार पर उनको क्रम लिखा हुआ है। अब क्रम ऐसा ही होता है जैसे नीचे लिखा हुआ है, क्रम ऐसा ही होता है, लेकिन समस्या क्या है, हमको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बेसिस पर लिखनी है ना। और आप बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखो। आप बाउ प्रिंसिपल कहता है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है। अगर आप इस तरह से करना शुरू कर दोगे तो हर बार गलत करोगे। करके दिखाऊं, देखो अगर आपको 27 ही भरना है तो आप पहला क्या भरोगे 1s2, फिर दूसरे में क्या भरोगे 2s2, फिर क्या भरोगे 2p6, फिर क्या भरोगे 3s2 3p6, और 3p के बाद अगर तुमने 4s को चुना, सॉरी 3d को चुना, तो 3d में बचे इलेक्ट्रॉन तो भरते चलोगे ना। जैसे मान लो 27 है, 27 में 2 भर दिया कितना बचा 25, 25 में 2 भर दिया कितना बचा 23, 23 में 6 भर दो कितना बचेगा 18, 23 में 6 भर दोगे तो कितना बचेगा 17, 17 में 2 भर दोगे कितना बचा 15, 15 में 6 भर दिया कितना बचा 9, तो तुम सीधा यहाँ 9 भर दोगे ना, तुम्हारे 27 पूरे, तुम्हारा 4s तो आया ही नहीं। समझ पाए, 4s तो आया ही नहीं। अगर तुमने एनसीईआरटी का रूल फॉलो किया तो हर बार 4s में गड़बड़ कर दोगे, हर बार। समझ पाए, जबकि उसको होना चाहिए था 3d7, तो 3d7 कब आएगा। अब उन्होंने भी सेम काम किया, ठीक है। 4s में पहले भरा, 3d7 में बाद भरा, लेकिन लिखते वक्त 3d7 को पहले लिख दिया, 4s को बाद में लिख दिया। आपके पास किताब रखी होगी, आप तुरंत चेक कर सकते हैं गड़बड़। और जब तुम गड़बड़ करोगे तो हमेशा वही करोगे ना, जैसे भरते चले जाओगे। तुम तो ये सोचोगे नहीं कि नहीं पहले बाहर भर के आऊं तो अंदर बदल लूं। ये लाइन समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं। इसमें आपको क्या आना चाहिए, पहले इसके हिसाब से आना चाहिए। जब इसके हिसाब से कर लोगे ना तो अपने आप बाद में बदल देना, इसको वैल्यू नहीं बदलना है, खाली पोजीशन आगे पीछे करनी है। करना हमेशा इस आधार पे है, करना इस आधार पे है। और चाहे तुम इसी आधार पे लिख दोगे तब भी तुम्हारा सही रहेगा। और मैं कहूंगा इससे जाके परेशान मत होना, वरना धोखा खा जाओगे हर बार, ठीक है। हर बार गड़बड़ करोगे, तुम्हारे मन में हमेशा ये लगता रहेगा कि मुझे 3p के बाद क्या लेके आना है 3d, 3d नहीं आएगा 4s आएगा। समझ पाए, अगर तुम 4s लेके चलोगे ना तो हमेशा तुम्हारा सही आएगा। चलो पहले तुम करो तब मालूम चलेगा तुम्हें।